एवरीवन, आज मैं पुनः इनकम टैक्स को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो बना रहा हूं और इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर पूरे इनकम टैक्स को समझना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियो को भी देखिए, क्योंकि पिछले वीडियो का ही ये हर वीडियो कंटिन्यू करता है। अर्थात पिछले वीडियो में जहाँ से छूटता है नेक्स्ट वीडियो में वहीं से हम इसको प्रारंभ करते हैं। अभी हम अलाउंस बता रहे हैं। अलाउंस में हमेशा तीन बातें कह रहे थे, एक फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, एक पार्टली टैक्सेबल अलाउंस और दूसरा टैक्स फ्री अलाउंस। ये तीन प्रकार के अलाउंस में हमने ए और सी को अभी बचा के रखा है, इसके अंतर्गत कोई डिस्कशन नहीं किए। अभी मैं सिर्फ दूसरे प्रकार के अलाउंस जो पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस है उसे ही डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंतर्गत 5-6 पॉइंट इत्यादि डिस्कस किए जा चुके हैं, जिसमें हाउस रेंट है, इंटरटेनमेंट अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, न जाने कितने और अलाउंस के बारे में हमने बताया। आज पुनः वहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू करते हुए हमने लिखा है हिल एरिया अलाउंस। हिल एरिया अलाउंस प्राय देखा जाता है कि कर्मचारी कभी कभी दुर्गम स्थानों पर काम करने के लिए जाता है, जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर हो तो जंगल में, नेवी हो तो जल में। मीन्स कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर कोई लोग स्वेच्छा से जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन नौकरी है, जाना तो पड़ेगा ही। चाहे समुद्र के टापू पर ऊंचाई चाहे 1100 फीट क्यों न हो, हम वहां पर काम करते हैं तो सरकार के द्वारा कुछ न कुछ प्रोत्साहन राशि हमको दी जाती है ताकि हम उस स्थान पर जाकर काम कर सकें। इनकम टैक्स के अंतर्गत लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। बिना लॉजिक को समझे हुए आप इनकम टैक्स को संपूर्ण रूप से नहीं समझ पाएंगे। तो मैं लॉजिक के साथ हर चीज डिस्कस कर रहा हूं कि जब दुर्गम स्थान पर लोग काम करते हैं तो सरकार के द्वारा हिल एरिया अलाउंस, हिल मीन्स इसका अर्थ भाव यही है कि आप किसी ऐसे स्थान पर काम कर रहे हैं जो प्रायः बहुत ऊंचाई पर पाया जाता है। समुद्र से 1000 फीट और 1100 फीट के ऊंचाई पर आप जा काम करते हैं तो वैसी परिस्थिति में आपको हिल एरिया अलाउंस दिया जाता है। तो हिल एरिया, अभी हम ऐसे अलाउंस को पढ़ रहे हैं जिसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ अलाउंस विल बी एग्जेम्प्ट। दैट मीन्स एग्जेम्प्टेड अमाउंट की एक निश्चित राशि को पढ़ रहे हैं, चाहे अलाउंस आपको कितना भी प्राप्त क्यों न हुआ। अभी तक आप सारे अलाउंस में यही देखे हैं कि जो भी अलाउंस हमको प्राप्त हो रहे हैं उसमें एक एग्जेम्प्टेड लिमिट होता है। उस एग्जेम्प्टेड लिमिट को प्राप्त अलाउंस में घटा देते हैं, टैक्सेबल अलाउंस निकल जाता है, उसे इनकम फ्रॉम सैलरी शीर्षक के अंतर्गत जोड़ देते हैं। प्राय सभी प्रकार के अलाउंस के साथ यही बातें हैं कि हम अभी जितना पढ़ा रहे हैं वो सब एक निश्चित अमाउंट का एग्जम्पशन लेता है। एक निश्चित अमाउंट का एग्जम्पशन यहाँ पर हिल एरिया अलाउंस, अगर आपको भत्ता मिलता है इस प्रकार का तो 300 रुपया पर मंथ, 300 रुपया पर मंथ विल बी एग्जेम्प्ट। चाहे आपको जितना प्राप्त होते हो लेकिन उसमें 300 रुपया पर मंथ आपको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। बाकी जो एक्सेस अलाउंस होते हैं उसे आपके इनकम फ्रॉम सैलरी में जोड़ दिए जाते हैं। ट्राइबल एरिया अलाउंस, दैट मीन्स आप ट्राइबल एरिया का मतलब आदिवासी इलाके में जाकर काम करते हैं, तब भी प्रायः मालिक के द्वारा आपको एक प्रोत्साहन राशि के रूप में ट्राइबल एरिया अलाउंस दिया जाता है। यहाँ पर नोट करने की बात है, ये ट्राइबल एरिया, हिल एरिया कोई सामान्य स्थान नहीं होते, मतलब वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों के जाने की आवश्यकता नहीं होती। प्राय बहुत सारे कर्मचारी 92-95% तक वह बड़े बड़े शहरों और छोटे शहरों में काम करते हैं, लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो 5% की श्रेणी में आते हैं, वह बिल्कुल और सामान्य प्रकार के कहे जाते हैं, जैसे हिल एरिया, ट्राइबल एरिया प्राय सभी कर्मचारियों के संदर्भ में लागू नहीं होते।
ये केवल उसी संदर्भ में लागू होंगे जो कर्मचारी इस प्रकार के दुर्गम स्थानों पर काम करते हैं, आदिवासी इलाकों में जाकर काम करते हैं, तो उसको ट्राइबल एरिया अलाउंस दिया जाता है। यह आपको जितना प्राप्त हो उसमें से 200 रुपया पर मंथ एग्जेम्प्ट होंगे। आपको मैंने कहा है कि आप कॉपी निकालिए, उस कॉपी पर आप इसको कलेक्ट कीजिए। आप कलेक्ट करने के बाद अगर आप इनकम टैक्स नहीं बना पाए तो मेरा दावा है कि मैं ही गलत हो जाऊंगा, आप गलत नहीं होंगे। पढ़ाने का अपना अपना तरीका है। मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ बिल्कुल स्पष्ट है कि बच्चे इससे कुछ ज़्यादा अच्छा बना पाते हैं, वरना कॉपी, किताब, PDF बनाकर देखकर पढ़ाना, ये पढ़ाने का तरीका मैं नहीं जानता हूँ। मैं जब भी पढ़ाता हूँ दिल खोल कर पढ़ाता हूँ, विदाउट एनी पेपर एंड बुक्स पढ़ाता हूँ। अर्थात इस बात को ध्यान रखिए और हर एक चीज़ को मैं अपने ही शब्दों में ढालता हूँ। दैट मीन्स इनकम टैक्स के शब्दों के स्थान पर हम एक सरल शब्दों का प्रयोग करते हैं ताकि साधारण से साधारण विद्यार्थी को भी ये सरल शब्द समझ में आ जाए। तो हिल एरिया अलाउंस ₹300 पर मंथ विल बी एग्जेम्प्ट, ट्राइबल एरिया अलाउंस ₹200 पर मंथ विल बी एग्जेम्प्ट। तो आप समझ गए इतना एग्जेम्प्ट होंगे, बाकी जितना अधिक प्राप्त हुआ वो सब टैक्सेबल होंगे। दैट मीन्स एक शीर्षक हमने आपको समाप्त किया इतना कहकर, जिसमें हमने क्या सीखा कि जितने भी अलाउंस हम देख रहे हैं उसके अंतर्गत एग्जेम्प्टेड अमाउंट कैलकुलेटेड होते हैं। दैट मीन्स पहले से ही निर्धारित कर दिए गए हैं, उसी को हम एज एन एग्जेम्प्टेड के रूप में प्रयोग करते हैं। दैट मीन्स इस लॉजिक को पकड़ना है। इसी लॉजिक के आधार पर हम बहुत कुछ और समझाने वाले हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हर अलाउंस में एक रिस्ट्रिक्टेड एग्जेम्प्टेड अमाउंट होते हैं। वह रिस्ट्रिक्टेड एग्जेम्प्टेड अमाउंट निकालकर हम अपने प्राप्त अलाउंस में घटा देते हैं और बची हुई राशि को इनकम फ्रॉम सैलरी में जोड़ देते हैं। दूसरा, हम कुछ स्पेशल अलाउंस की बात कर रहे हैं। स्पेशल अलाउंस, इसको विशेष भत्ते का नाम दिए हैं। विशेष भत्ता अर्थात टू मीट द एक्सपेंसेस रिगार्डिंग ड्यूटी। आपको कुछ ऐसे भत्ते दिए जाते हैं जिस भत्ते का प्रयोग प्रायः ऑफिस में काम करते हुए एम्प्लॉयर के काम को अंजाम देते हुए आपको खर्च करने की जरूरत पड़ती है। अर्थात दैट विल बी कॉल्ड अ स्पेशल अलाउंस। सरल शब्दों में हमने लिखा टू मीट द एक्सपेंसेस रिगार्डिंग ड्यूटी, अर्थात ऑन बिहाफ ऑफ ड्यूटी जो अलाउंस खर्च करने के लिए आपको दिए जाते हैं, तो उसमें आपका पर्सनल एडवांटेज नहीं छुपा हुआ है। मीन्स ऐसे अलाउंस का बिल्कुल ही पर्सनल फायदा, पर्सनल एडवांटेज, व्यक्तिगत लाभ आप नहीं लेते हैं, उसमें ऑफिस का भी लाभ छुपा हुआ होता है, क्योंकि यह अलाउंस ही आपको दिया जाता है ताकि ऑफिस के कार्य को आप संपन्न कर सकें। तो इसे ही हम कहते हैं स्पेशल अलाउंस। ऐसे न जाने कितने अलाउंस होंगे, लेकिन सबों के द्वारा समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लॉजिक को समझ जाइए और लॉजिक के आधार पर सो मेनी अलाउंस हम काम कर सकते हैं। इसलिए एज एन एग्जाम्पल के रूप में हम आपको 2-3 एग्जाम्पल देते हैं और 2-3 एग्जाम्पल के द्वारा 20-30 की मात्रा को एक बार ही हम समझा देते हैं। इस लॉजिक को समझना चाहिए। तो अब हम ऐसे भत्ते की चर्चा कर रहे हैं जो आपको क्यों प्राप्त होते हैं, ताकि आप ऑफिशियल कार्य को संभव बना सकें, अच्छे तरह कर सकें। दैट मीन्स यह आपको एम्प्लॉयर के द्वारा, मालिक के द्वारा प्रायः कार्यालय के ड्यूटी को करने के संदर्भ में खर्च करने के लिए दिया जाता है। इसीलिए इसका नाम है स्पेशल एक्सपेंसेस अलाउंस। दैट मीन्स एक एग्जाम्पल कुछ दिए हैं, इससे क्या होता है, ऐसे अलाउंस से प्रायः पर्सनल एडवांटेज भी मिलते हैं और ऑफिस एडवांटेज भी मिलते हैं। मीन्स हमको खर्च करने के लिए दिया गया,
हो सकता है हम वह पूरा खर्च कर देते हों। पूरा खर्च देने का मतलब टोटल बेनिफिट, टोटल एडवांटेज आपने ऑफिस को दे दिया। अगर उस अलाउंस में अगर आपने कोई राशि खर्च करने से बचा लिया तो इसका मतलब है कि बची हुई राशि आपको एज ए पर्सनल एडवांटेज के रूप में काम आ गया। तो इस तरह स्पेशल एक्सपेंसेस अलाउंस को हमेशा दो चश्मे से देखना चाहिए कि आपको जितना अलाउंस मिलता है अगर वह सारा अलाउंस आपने खर्च कर दिया दैट विल बी एक्सेम्प्ट, मीन्स आपका टोटल अलाउंस एक्सेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उस अलाउंस में आपने कुछ खर्च को बचा लिया दैट मीन्स दैट इज ए पर्सनल एडवांटेज, और जो पर्सनल एडवांटेज होते हैं वह सैलरी शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होते हैं। अर्थात इसका मतलब आप समझिए, हमने लिखा पर्सनल एंड ऑफिस एडवांटेज, तो इसकी व्याख्या हमने कर दिया कि ऐसे अलाउंस से हो सकता है सिर्फ ऑफिस एडवांटेज होते हो। अगर सिर्फ ऑफिस एडवांटेज है तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आपके सैलरी शीर्षक में कुछ भी नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर इस अलाउंस में कुछ बचा लेते हैं तो यह आपके पर्सनल एडवांटेज का बोध कराता है, और जितना आपको पर्सनल एडवांटेज प्राप्त होगा उतना आपके सैलरी में करयोग करने के लिए जोड़ा जाएगा। रनिंग अलाउंस आप ट्रांसपोर्ट के संदर्भ में देखते हैं, जहां भी देखिए एक संदर्भ दीजिए। रनिंग एक्सपेंसेस का संदर्भ हमेशा ट्रांसपोर्ट से संबंधित होता है। हमने कल पिछले दिन डिस्कस किया था ट्रांसपोर्ट का मतलब आप ट्रक ड्राइवर हैं, ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, आप हवाई जहाज के पायलट हैं, दैट मीन्स हमने तरह तरह से इसकी चर्चाएं की। ये सब ट्रांसपोर्ट होते हैं, यातायात के साधन होते हैं। चाहे आप समुद्री जहाज पर काम करते हो, उसको चलाते हो, तो वैसी परिस्थिति में आपको एक रनिंग अलाउंस दिया जाता है। रनिंग अलाउंस में क्या भाव छिपा हुआ है? छिपा हुआ है कि आपको चलने के क्रम में, रनिंग के क्रम में अगर आपको खर्च करने की जरूरत हो तो उस खर्च के निर्वहन के लिए आपको ये अलाउंस दिया जाता है। बिल्कुल बात स्पष्ट है, अगर रनिंग अलाउंस को आपने पूरी तरह से खर्च कर दिया तो यह एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। अगर उस खर्च में से आपने कुछ बचा लिया तो वह आपका पर्सनल एडवांटेज होंगे और इसे टैक्सेबल किया जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी में लाकर। समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2, यूनिफॉर्म अलाउंस। हम प्राय देखते हैं कि जिस प्रकार स्कूली बच्चे स्कूल के यूनिफॉर्म को पहनते हैं ताकि एक जैसा दिखे, उसी प्रकार प्रायः एम्प्लॉयर के द्वारा भी ड्रेस कोड चलाया जाता है। ड्रेस कोड चलाया जाता है, इसका मतलब आप जब ड्यूटी पर आवे तो घर के ड्रेस को न पहनकर प्रायः ऑफिस में निर्धारित जो ड्रेस कोड होते हैं उसको पहनकर आइए। तो वैसी परिस्थिति में एम्प्लॉयर का कर्तव्य बनता है कि आपको यूनिफॉर्म अलाउंस दिया जाए, क्योंकि यह आप अपने ऑफिस मतलब के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने मतलब को साध रहे हैं यूनिफॉर्म अलाउंस से। इससे उसको कोई पर्सनल एडवांटेज नहीं है। मीन्स इस यूनिफॉर्म को जैसे ही पहनकर घर पहुंचेगा यूनिफॉर्म उतार देगा और वह अपने ड्रेस को धारण कर लेगा। दैट मीन्स जब तक वह कर्मचारी ऑन ड्यूटी काम करेगा तो यूनिफॉर्म को धारण करेगा। अब इस यूनिफॉर्म अलाउंस के रूप में आपको जितना भी मिलता हो, अगर सबको ड्रेस बनवाने में आपने खर्च कर दिया तो टोटल अमाउंट एग्जेम्प्ट माने जाएंगे। और फिर इतना ही कथन है कि अगर यूनिफॉर्म अलाउंस में आप कुछ राशि बचा लेते हैं दैट मीन्स उसका पर्सनल एडवांटेज भी आप लेते हैं तो पर्सनल एडवांटेज टैक्सेबल होंगे और उसे आपके शीर्षक में जोड़ दिए जाएंगे। दैट मीन्स कैसे निकालेंगे, बहुत दैट इसको यहाँ समझा जाए कि इसके अंतर्गत एग्जेम्प्टेड अमाउंट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, लिमिटेड नहीं है, पहले से निर्धारित नहीं है। यद्यपि कि हमने ऊपर पढ़ाया था कि हर एक अलाउंस में पहले से ही एग्जेम्प्टेड अमाउंट निर्धारित कर दिए गए हैं। आपको अलाउंस जितना प्राप्त होता है उसी एग्जेम्प्टेड अमाउंट का प्रयोग करना है।
लेकिन स्पेशल एक्सपेंसेस अलाउंस में एग्जेम्प्टेड अमाउंट अनसर्टेन होते हैं, अनिश्चित होते हैं। दैट मीन्स सब खर्च कर दिए, पूरा एग्जेम्प्ट हो गया, कुछ बचा लिए, कितना बचा लिए, तब कितना एग्जेम्प्टेड होगा? तो एग्जेम्प्टेड अप टू द एक्सपेंसेस, एग्जेम्प्टेड अप टू द एक्सपेंसेस मेड बाई एम्प्लॉई। दैट मीन्स कर्मचारी के द्वारा उस पर जितना खर्च कर दिया गया वो एग्जेम्प्टेड माने जाएंगे। तो खर्च की तो कोई सीमा होती नहीं है, आप टोटल खर्च कर देते हैं, टोटल एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। बचा लेते हैं तो बचा हुआ राशि आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इतना ही, चाहे जितने भी स्पेशल प्रकार के अलाउंस हमको खर्च के लिए प्राप्त होते हैं, यही लॉजिक हर जगह लागू करना है कि अगर आपने ऐसे अलाउंस को पूरा खर्च कर दिए, दैट मीन्स इनकम फ्रॉम सैलरी में शामिल नहीं किए जाएंगे, यह एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे। अगर आपने कुछ बचा लिया तो बची हुई राशि आपका टैक्सेबल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की जरूरत है, वरना बार बार ये कहेंगे कि आप इसे कॉपी पर एग्रीगेट कर लें, एक स्थान पर कलेक्ट कर लें ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। और किसी भी वीडियो को देखते हैं तो एक वीडियो से आपका काम नहीं चलेगा, इसके पिछले वीडियो को भी देखना होगा, तभी आप कंटिन्यू को आप समझ सकेंगे कि हम कहाँ से कंटिन्यू करते हैं, किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं बच्चों को समझाने के लिए। ये सब बड़ी महत्वपूर्ण की बात है। हम इनकम टैक्स में लॉजिक की बात करते हैं, अर्थात किताबों में बड़े बड़े एक्ट इत्यादि के अनुसार लिखे हुए रहते हैं, उसके द्वारा समझना या किसी शिक्षक के द्वारा अगर आपको समझाए जा रहे हैं कि बुक्स के पूरे पन्ने ही आपके डिजिटल बोर्ड पर रख दिए जाते हैं और कोना में बैठकर पढ़ाते रहते हैं, ऐसी पढ़ाई अगर आप 36 पन्नों में पढ़ते हैं तो विश्वास कीजिए उस 36 पन्नों से 36 चीज नहीं निकाल सकते हैं जिसका कि आप इनकम टैक्स में प्रयोग करेंगे। हम जितने कंसेप्ट आपको बता रहे हैं ये मात्र 2 से 2.5 पन्नों पर आपकी कॉपी पर आ जाएगा। तो 2 से 2.5 पन्नों के कंसेप्ट को देखना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि किताबों के सेंटेंस के अनुसार इनकम टैक्स को पढ़ना। मीन्स किताब एक विशाल संग्रह होता है, अर्थात उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है, अनलिमिटेड होता है। वो अपनी जितनी बातें हैं किताब कह देता है, भले उसमें काम के लायक इतना ही क्यों न निकलता हो, लेकिन इतना को निकालने के लिए इतना विस्तार पूर्वक किताब में लिखा जाता है। यही उघेड़बुन होता है और इसी जाल के चलते हम इनकम टैक्स को नहीं समझ पाते। अगला है टीए, बड़ा ही कॉमन वर्ड है टीए, ट्रैवलिंग अलाउंस, अर्थात मालिक के काम, दैट मीन्स ऑफिस के काम। हमारे मालिक शब्दों पर विशेष ध्यान रखिएगा। मैंने शुरू में कह दिया कि मैं एम्प्लॉयर बार बार नहीं बोलूँगा, एम्प्लॉयर को मालिक बोलूँगा, थोड़ा बोलने में और समझने में भी अच्छा लगता है। मालिक अपने कर्मचारियों को प्रायः ऑफिस कार्य के लिए, ऑफिस कार्य करने हेतु बाहर भेज देते हैं, आउट ऑफ स्टेशन। मीन्स पटना में काम कर रहे हैं, ऑफिस वर्क के लिए आपको दिल्ली जाना पड़े तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिए जाते हैं मालिक के द्वारा। सीधी सी बात है, आप अपने पॉकेट के खर्च को तो करके नहीं जाइएगा, क्योंकि आप ऑफिस के काम से जा रहे हैं तो ऑफिस का ही कर्तव्य बनता है कि रास्ते भर के खर्च प्लस वहाँ ठहरने, खाने, लौटने तक के खर्च कंपनी के द्वारा वहन किया जाए, मालिक के द्वारा वहन किया जाए। अर्थात ट्रैवलिंग अलाउंस अगर आपको प्राप्त होते हैं, पूरा का पूरा खर्च कर देते हैं, दैट मीन्स टोटल अमाउंट विल बी एग्जेम्प्ट। वही कंसेप्ट है। अगर ट्रैवलिंग अलाउंस का कुछ हिस्सा आप बचाकर जेबी में ले आते हैं और वह बची हुई राशि अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को पता चल जाए तो वह बचा हुआ राशि आपके इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल हो जाएंगे। अर्थात जितने भी अलाउंस हम आपको यहाँ पर पढ़ेंगे या ना पढ़ावेंगे, लेकिन ना पढ़ाने के बाद यह जरूर कहेंगे
कि किसी भी अलाउंस में इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि क्या यह ऐसे अलाउंस है जो प्राइम मालिक के द्वारा कर्मचारी को खर्च करने के लिए दिया गया है, ड्यूटी टाइम पर खर्च करने के लिए दिया गया है, तो आप हमेशा उस अलाउंस के साथ यही ट्रीटमेंट करेंगे कि अगर आपने खर्च पूरा कर दिया तो पूरा एग्जेम्प्ट होगा और बचा लिया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये खत्म हो गया। मैंने कहा था कि ए और सी मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं बी को पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस ही एक प्रकार के प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। ए और सी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। अर्थात जब वो प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं करता है तो उसको पढ़ने की क्या जरूरत है, अर्थात केवल समझने की जरूरत है। ए 1/1 इसे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बी नंबर आप समझ गए, सी नंबर तो कुछ है ही नहीं, इसमें फॉरेन अलाउंस एंड परक्यूजिट्स है। फॉरेन अलाउंस एंड परक्यूजिट्स, इससे कर्मचारी को कोई पर्सनल एडवांटेज नहीं मिलते हैं, अर्थात टोटल ऑफिस में ही खर्च हो जाते हैं। दैट मीन्स आपको फिर आउट ऑफ स्टेशन, अपने देश में नहीं बल्कि आपको विदेशों के लिए जाना पड़ जाए तो विदेशों में रहने का, खाने का, जितने भी प्रकार के खर्च भत्ते, ये सब टैक्स फ्री होते हैं। तो इसको पढ़ने की क्या आवश्यकता है जब कोई लिमिटेशन ही नहीं है, टैक्स लगाने की कोई लिमिटेशन नहीं, एग्जेम्प्टेड अमाउंट की कोई लिमिटेशन नहीं, हमको कोई इसका पर्सनल बेनिफिट नहीं, पर्सनल एडवांटेज नहीं। दैट मीन्स इसी कारण से इसको टैक्स फ्री किया जाता है। इसलिए हमने लिखा नो एडवांटेज टू एम्प्लॉई, ओनली ऑफिस एडवांटेज। इससे एम्प्लॉय को कोई व्यक्तिगत लाभ प्राप्त नहीं होता है, अर्थात यह कार्यालय के खर्च को कार्यालय के लिए खर्च कर दिए जाते हैं। इसलिए टैक्स फ्री अलाउंस और परक्यूजिट्स माने जाते हैं। रहने का भी अगर आपको मकान दे दिया गया, जिसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे, परक्यूजिट्स पढ़ेंगे इन फैसिलिटीज के अंतर्गत कि फैसिलिटीज का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है। तो अगर वहाँ फैसिलिटीज है वो भी टैक्स फ्री होती है। ए नंबर भी आपको नहीं पढ़ा है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। बी नंबर पढ़ने की जरूरत है, जिसको पूरी तरह से हमने पढ़ा दिया और ए को इशारों ही इशारों में आपको ऐसा समझा देंगे कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अर्थात उसके नाम में ही अंतर हो सकते हैं, उसके काम करने के तरीके में कोई अंतर नहीं। ए में है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। तो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस का मतलब ऐसे भत्ते जो कर्मचारियों को 100% व्यक्तिगत लाभ पहुंचाते हैं, व्यक्तिगत लाभ पहुंचाते, इससे ऑफिस को कोई लाभ नहीं है। तो जो कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से 100% लाभ पहुंचाते हो वह फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस होते हैं। अर्थात ऐसे अलाउंस को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सैकड़ों ऐसे अलाउंस होते हैं तो सैकड़ों को लिखकर समझने की कोई जरूरत नहीं है। एक निशानी में सबको समझ जाइए कि फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस का मतलब ऐसे भत्ते जिसका 100% लाभ कर्मचारियों के व्यक्तिगत के लिए ही होता है, इसमें ऑफिस जरा सा भी इन्वॉल्व नहीं होता है। अब 2-4 एग्जाम्पल आपके सामने हमने रखा है और इसके बारे में क्या कहे थे। जो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है उसको सीधे प्रश्न से उठाकर आप इनकम फ्रॉम सैलरी शीर्षक के अंतर्गत रख दीजिए, कोई जोड़ घटाव करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल हमने कहे कि यह कुछ एग्जाम्पल है। इस कुछ एग्जाम्पल की अवधारणा के आधार पर आप सैकड़ों प्रकार के अलाउंस का काम कर सकते हैं, ये मेरा विश्वास और दावा है। अर्थात सैकड़ों के नाम को लिखकर एक एक करके एक ही प्रकार की बातों को बार बार दोहराने से वो कोई बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं होता है, बल्कि यह आपको उलझाने का एक तरीका हो सकता है, अर्थात समझाने का अपना एक अलग तरीका होता है। शायद उन्हें ये तरीका बिल्कुल नहीं आते हो, इसीलिए वो स्वयं ही उलझते हैं और विद्यार्थियों की भी उलझाते रहते हैं। अर्थात वो स्वयं उलझन में है, कभी कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार आपको उलझाया जाता है।
अब इसके अंतर्गत देखिए कुछ लिखिए, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। नाम तो बहुत ही कॉमन है, सुने होंगे कि प्रायः कर्मचारी काम जो करते हैं उसको मूल वेतन के अतिरिक्त बहुत सारी चीजें मिलते हैं। तो बहुत सारी चीजों में पहला है अलाउंस के रूप में महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस का मतलब क्या, ये जो आपको दिए जाते हैं कंप्लीट 100% पर्सनल एडवांटेज, अर्थात इसका सिर्फ पर्सनल एडवांटेज ही लेते हैं, इससे कोई ऑफिस को लाभ मिलता नहीं है। तो जब 100% आपको पर्सनल एडवांटेज के रूप में ये अलाउंस मिलता है तो दैट मीन्स 100% ही टैक्सेबल होगा, इसमें कहीं एग्जम्पशन की बात नहीं है। तो 100% पर्सनल एडवांटेज, डियरनेस अलाउंस आपको दिए जाते हैं, मीन्स तर्क है महंगाई बढ़े या ना बढ़े आपको हर साल महंगाई भत्ता मिलेंगे। अगर महंगाई घट भी जाए तब भी आपको महंगाई भत्ता मिलेंगे। दैट मीन्स यह महंगाई भत्ता आपको मिलता है, चाहे इस भत्ते का आप महंगाई पर खर्च करें या ना करें, कुल बचा लें। ये मानसिकता प्राय एम्प्लॉय की हो सकती है, इससे मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है। आपको दे दिया गया है, आपको दिया गया कि आप अच्छा अच्छा भोजन खाइए महंगाई के दौर में, और आप सतुआ ही सानते हैं तो सतुआ ही सान के खाइए, मालिक को कोई आपत्ति नहीं है। टोटल डियरनेस अलाउंस आप बचा लीजिए, मालिक को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यह आपको पर्सनल एडवांटेज के रूप में दिए जाते हैं। डियरनेस पे, इसी का एक छोटा सा दूसरा भी रूप है डियरनेस पे। डियरनेस पे हमेशा वेतन की सेवा के शर्त के साथ होता है। दोनों में अंतर कितना है, एक महंगाई भत्ता है और एक महंगाई वेतन है। अर्थात यह वेतन शब्द क्यों जोड़ा गया, इसलिए कि इसको वेतन की तरह ट्रीट किया जाता है। आफ्टर द रिटायरमेंट, जब कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं तो डियरनेस अलाउंस और डियरनेस पे का बहुत बड़ा मतलब हो जाता है। डियरनेस अलाउंस रिटायरमेंट बेनिफिट में इसको शामिल नहीं किया जाता है। अभी समझा देते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट में शामिल नहीं किया जाता है, और डियरनेस पे रिटायरमेंट बेनिफिट में भी शामिल किया जाता है। आप छात्रगण भले नहीं जानते होंगे, जब कोई कर्मचारी रिटायर करता है तो उस समय रिटायर करने का वेतन मीन्स अंतिम वेतन उसका कितना है। अंतिम वेतन अगर 50,000 रुपया है, महंगाई वेतन 20,000 रुपया है, इसका मतलब आपने 70,000 रुपया पर रिटायर किए हैं। मीन्स महंगाई वेतन को भी वेतन में जोड़कर रिटायरमेंट बेनिफिट ज्ञात किए जाते हैं। तो रिटायरमेंट के समय आपका अंतिम वेतन कुल कितना हुआ, 50,000 मूल वेतन प्लस 20,000 डियरनेस पे, आपका कुल रिटायरमेंट पर वेतन बना 70,000। जब आप रिटायर कर जाइएगा तो ऐसा माना जाता है कि 50% ऑफ टोटल आपको एज ए पेंशन के रूप में प्राप्त होते हैं। तो आपको अब पेंशन मिलेगा आफ्टर द रिटायरमेंट, आप पेंशन के लिए इंटाइटल हैं, और आपको पेंशन कितना मिलेगा, 50% ऑफ लास्ट ड्रॉइंग ऑफ सैलरी। अंतिम रूप से जितना वेतन की निकासी किए हैं उसका 50% एज ए पेंशन के रूप में आपको लाइफ टाइम, जब तक आप सरवाइव करते हैं तब तक मिलता रहेगा। और वह 50% अभी एग्जाम्पल के द्वारा 35,000 रुपया हुआ, ये आपको मिलेगा। सपोज दैट इसका बेनिफिट आपके जीवन संगनी को भी मिलता है। जीवन संगनी दैट मीन्स अगर आप नहीं रहे तो आपके पत्नी को, हाउस होल्ड वाइफ को, आपको मिलने वाली राशि का 25 मीन्स टोटल का 25% या आपके राशि का 50%। तो आपको कितना मिल रहा, 35,000। तो आपके जीवन संगनी को, हाउस वाइफ को 17,500 रुपये का फैमिली पेंशन मिलेगा। इसे फैमिली पेंशन कहते हैं। आगे चलकर पेंशन की भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर इतना बता देना अंतर के दृष्टिकोण से जरूरी था। फिर है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल आपको भत्ता दे दिया गया, इसका मतलब हम बीमार पड़ जाए
ये कोई जरूरी नहीं है मेडिकल अलाउंस आपको मिलेगा, चाहे आप बीमार हो नहीं हो, खर्च होते हो नहीं होते हो, आप पूरा पर्सनल एडवांटेज के रूप में इस मेडिकल अलाउंस का लाभ लेते हैं। दैट मीन्स दैट इज 100% आपके सैलरी में जोड़े जाएंगे। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, अर्थात प्राय बड़े बड़े शहरों में रहने के लिए इस प्रकार के भत्ते दिए जाते हैं। अब बड़े शहरों में आप खोली में रहते हैं कि 5 स्टार होटल में रहते हैं, इससे आपके एम्प्लॉयर को कोई मतलब नहीं है। आपको दिया गया है ताकि आप अच्छे स्थान पर रह सकें। सिटी कंपनसेटरी मीन्स एक शहर से दूसरे शहर में जो रहन सहन के खर्च अधिक होते हैं उस खर्च को वहन करने के लिए अलाउंस दिए जाते हैं। इसको आप खर्च कीजिए या बचा लीजिए, ये आपकी मर्जी है। दैट मीन्स ये टोटल आपके पर्सनल एडवांटेज के लिए दिए जाते हैं, इसलिए पूरा उठाकर आपके वेतन में जोड़ दिए जाते। दैट इज द लॉजिक। इस लॉजिक को समझना है। अगर लॉजिक को समझ गए तो इनकम टैक्स का कोई भी आइटम जो नजरों में अभी सामने नहीं आया है, आने के बाद उसका ट्रीटमेंट आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं, क्योंकि जिसका लिमिटेड एग्जम्पशन होता है उसको पढ़ाते हैं, जिसका अनलिमिटेड बिल्कुल पर्सनल एडवांटेज इसको पढ़ाने की क्या जरूरत है। इसलिए हमने 4-5 एग्जाम्पल दे दिया और कंसेप्ट आपको समझा दिए हैं। उस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कंफ्यूजन होता है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या है, खर्च करने के लिए दिया गया? नहीं, एक तरफ है ट्रांसपोर्ट में रनिंग अलाउंस और दूसरी तरफ है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है, कोई भाव नहीं है कि यह मालिक के द्वारा कर्मचारी को खर्च करने के लिए दिया गया है, बल्कि इसमें भाव है कि आप इसका पूरा 100% पर्सनल एडवांटेज ले सकते हैं। इसमें खर्च नामक कोई सेंस नहीं है, इसीलिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस 100% टैक्सेबल होते हैं, जबकि रनिंग अलाउंस ये आपको खर्च के लिए दिया गया है। भाव से ही स्पष्ट हो जाता है कि रनिंग मीन्स काम पर जो आप रहते हैं उस समय खर्च करने के लिए दिया जाता है। और इसमें क्या बताया गया कि जितना खर्च करते हैं उतना एग्जेम्प्ट होगा और जितना बचा लेते हैं वो टैक्सेबल हो जाएगा। जबकि ट्रांसपोर्ट अलाउंस दूसरी चीज है, देखने में सब इक्विवेलेंट लग रहा है भले, लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्म बात का अंतर निकालना है। नीचे में हमने लिख दिया पर्सनल एडवांटेज। दैट मीन्स फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस वही होते हैं जो बिल्कुल मालिक के द्वारा कर्मचारी को 100% व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए दिए जाते हैं। टैक्स फ्री समझ गए, और पार्शियली 1 to 1 मैंने आपको समझा दिया। अर्थात अब आपको हमको लगता है कि अलाउंस आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। इसे आप कॉपी पर तुरंत कलेक्ट कर लें। पुनः अब एक नए वीडियो की ओर आएंगे तो आपको पढ़ाएंगे वैल्यूएशन ऑफ एकोमोडेशन नए अंदाज में, किताब के अंदाज में नहीं बल्कि अपने अंदाज में। और मेरा दावा है कि यह अंदाज आपको किसी वीडियो में प्राप्त नहीं होंगे। आज भी हमने जो पढ़ाए हैं इस प्रकार पढ़ाने के तरीके आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेंगे, चाहे कितने ही डिजिटल बोर्ड हो जाएं। समझाने का अपना अपना, पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है। हम अपना दिल से पढ़ाते हैं, मन से पढ़ाते हैं और यह सोचकर पढ़ाते हैं कि बच्चों को बनाने के क्रम में तनिक भी तकलीफ न हो। फिर भी अगर आपको तकलीफ होती हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको हर चीज का जवाब प्रॉम्प्ट रूप में मिलेगा, शीघ्र मिलेगा, इसकी पूरी संभावना, पूरा विश्वास रखिए। तो बच्चों आज के लिए इतना पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर नए नए अंदाज में इसकी व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।